हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशंस। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को लेकर किस किस केस में क्या क्या कहा है, यह परीक्षाओं में बहुतायत पूछा जाता है और कई बार यह कठिन टॉपिक भी माना जाता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन आज के इस छोटे से ही वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण 6 केसेस हैं, ठीक है, इससे संबंधित उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले बात करें बेरुबारी केस की जो 1960 में हुआ, अच्छा कई बार ध्यान देना यह है कि इनमें सीक्वेंसिंग भी पूछ देता है, ठीक है। और इसमें एक तो आपको बिल्कुल नया मिलेगा, ये रघुनाथ राव गणपत राव केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1993 का 1993 का, ये बिल्कुल नया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बेरुबारी यूनियन केस की जो 1960 में हुआ था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरप्रिटेशन दिया, ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो की ऑफ द माइंड है। क्या ये क्या है? मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। किसके? संविधान निर्माताओं के। तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है प्रियम्बल, उद्देशिका, ठीक है। और प्रियम्बल माइट बी यूज एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। यह एक किसके? एक दिशा निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जो यह उद्देशिका है वह प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कब कब किया जाएगा? जब कोई आर्टिकल जो अनक्लियर हो या उसका कोई एक से अधिक इंटरप्रिटेशन निकल रहा हो, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिकल अनक्लियर हो या उसका एक से अधिक इंटरप्रिटेशन निकल रहा हो, तो ये जो प्रियम्बल है, यह जो उद्देशिका है, वह गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में कार्य करेंगे। यह किस वाद में कहा गया, किस केस में कहा गया? बेरुबारी यूनियन केस में कहा गया। अब लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई वह यह कही गई कि यह क्या है? प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा प्रियम्बल नहीं है, ये बेरुबारी केस में कहा गया। तो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस केस में सबसे पहली बार प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया और किस केस में सबसे पहली बार प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा माना गया। ये दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बेरुबारी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं आईसी गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि 1967 में हुआ था, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। यह भी एक तरीके से वही बात कहते हैं, यूजफुल इन क्लेरिफाइंग द एम्बिगुअस प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तौर पे वही बात कहते हैं कि जहां पे संविधान के कोई प्रावधान क्लियर नहीं है, उनको क्लेरिफाई करने के लिए कही गई है। तो ये इस बात के समान ही ये बात है, ये बेरुबारी में भी ये बात एक बार कही जा चुकी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है। कब? 1973 या 1973 में, ठीक है। सबसे पहली बार इसमें क्या कहा गया? प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा स्वीकार किया गया, सबसे पहली बार, ठीक है, ये स्वीकार किया गया। और जब यह स्वीकार किया गया तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो अर्लियर पहले के जो ओपिनियंस थे, पहले के जो विचार थे, उनको क्या कर दिया? ओवरराइड किया, उनको रद्द कर दिया। क्योंकि पहले हमने देखा था कि बेरुबारी में यहाँ पे कहा गया था कि यह पार्ट नहीं है, यह पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ऐसा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का यह प्रियम्बल जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती वाद में एक बात और कही गई, यह कही गई कि ये जो अमेंड है, इसमें प्रियम्बल में अमेंडमेंट जो हो सकता है केवल और केवल आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट करते समय, प्रियम्बल में अमेंडमेंट करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी संविधान के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न कई बार यह भी पूछता है कि सबसे पहली बार भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना किस वाद में आई? तो यह किस वाद में आई थी? केशवानंद भारती वाद में आई थी, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती वाद में सबसे पहली बार इसकी संकल्पना आई थी, इसकी व्याख्या नहीं दी गई थी कि असल में आधारभूत ढांचा है क्या। आधारभूत ढांचा विभिन्न केसों के माध्यम से, विभिन्न वादों के माध्यम से हर समय सुप्रीम कोर्ट क्या करती रहती है? इनकी
व्याख्या करती रहती है। ठीक है, चलिए अब अगला जो महत्वपूर्ण केस है वो पुस्तकों में बहुतायत मिलता भी नहीं है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह केस है रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 1993। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, इसमें दो बात कहा गया, मुख्यतः दो नई बात कही गई और एक पुरानी बात कही गई जो कि बेरुबारी केस में भी कही जा चुकी है। पुरानी बात क्या कही गई, यह कहा गया यूजफुल है इन क्लियरिफाइंग द एम्बिगुअस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जो संविधान के एम्बिगुअस है या द्व्यर्थी प्रोविजंस है उनको क्लियरिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह किया जा सकता है, और यह बात आईसी गोलकनाथ में भी कही गई थी और सबसे पहली बार बेरुबारी में कही गई। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें दो नई चीजें क्या कही गई। इसमें जो पहली चीज कही गई वह है कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो उद्देशिका है संविधान की वह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात जो कही गई वह यह कही गई कि नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो दूसरी जो बात है वह कही कि न तो यह लेजिस्लेचर या विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। तो क्या कहा गया, पहला कि न तो यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही यह विधायिका की शक्ति पर प्रोहिबिशन लगाता है या प्रतिबंध लगाता है। यह कहा गया, रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया। अगर हम पांचवें महत्वपूर्ण केस की बात करें तो एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो 1994 में आया और इसमें यह स्वीकार किया गया क्या कि जो प्रियम्बल है हमारा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, यह केशवानंद भारती मामले की पुष्टि करता है यह केस। और जो इसके बाद जो केस आया वह महत्वपूर्ण केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया केस जो 1995 में आया और यह भी कहता है, यह भी इस केस में भी स्वीकार किया गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो तीन महत्वपूर्ण केस हो गए, केशवानंद भारती, एसआर बॉम्बई और यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया, जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया गया, हिस्सा स्वीकार किया गया। ठीक है, हिस्सा स्वीकार किया गया। अब आते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो महत्वपूर्ण ये जो वाद है, इन पे जो डिसीजंस निकल के आते हैं, इनसे दो चीजें निकल के सामने आती हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। पहला कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। रघुनाथ राव गणपत राव वाला केस का ये अर्थ है, रघुनाथ राव गणपत राव केस में यही चीज कहा गया है, तो ये उससे निकलता है। दूसरा है इट इज नॉन जस्टिएबल, यह ध्यान देना है कि न्याय योग्य नहीं है या गैर न्याय योग्य है। दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, चूंकि यह न्याय योग्य ही नहीं है और इस आधार पे संविधान के उद्देशिका में लिखी गई किसी सिद्धांत या किसी बात के आधार पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो निश्चित तौर पे जब कोर्ट में नहीं जा सकते तो वह उसको क्या नहीं किया जा सकता, लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए उस पर कोर्ट इस पे कानून भी नहीं बना सकती। ठीक है, तो यही चीज यह कहा गया है कि यह गैर न्याय योग्य है और चूंकि गैर न्याय योग्य है इसलिए गैर लागू होने योग्य भी है। ठीक है, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रोविजन को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए अब चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये केशवानंद भारती केस में आया था, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, तो अब किया जा सकता है तो इसका मतलब एक अमेंडमेंट हुआ भी। कौन सा अमेंडमेंट हुआ, केवल संविधान में कई बार प्रश्न पूछता है कि उद्देशिका में प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है, तो केवल एक बार किया गया है। कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। कब, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 1976 1976 में किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम यह था और ओनली टाइम, केवल अभी एक बार ही किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़े गए, इसमें 3 एडिशनल टर्म्स जोड़े गए या 3 सिद्धांत जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए, सोशलिस्ट जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। ठीक है, ये 3 सिद्धांत हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
संविधान में जोड़े गए। अभी केवल एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपना ये महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। निश्चित तौर पे आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।